नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस वक्त हम संसद भवन परिसर में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं वाइजैग से लोकसभा सांसद भरत जी। भरत जी ने एक साल में लगभग अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। आइए जानते हैं उनके इन कामकाज के ब्यौरे के बारे में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लगभग एक साल में क्या बदलाव आया उनके संसदीय क्षेत्र में। बहुत बहुत स्वागत है आपका भरत जी। नमस्कार दीक्षा जी। भरत जी, लगभग एक साल हो गया है आपको वो शपथ लिए हुए जो आपने वाइजैग में एक बड़ा बदलाव लाने की शपथ ली थी। 7 आपके प्रोमिसेस थे और आपने कहा था इन 7 वादों पर आप सबसे पहले काम करेंगे। लगभग एक साल बीत गया, कितना उन वादों पर आप खरे उतरे, कितना कामकाज किया है, क्या बदलाव आया है? इलेक्शन से पहले मैंने सोचा था कि बहुत कुछ काम करना है, मगर बोलने में अगर ज़्यादा बोलेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो वो सबको सिंथेसाइज करके हम 7 प्रोमिसेस किए हैं। अभी एक साल हो गया आप बोले हैं। पहला था स्टील प्लांट को बचाना, और अभी केंद्र सरकार ने स्टील प्लांट के लिए 11,400 करोड़ अभी रिवाइवल पैकेज दी है। और प्रोडक्शन भी अगर आप देखें तो एक फर्नेस से अभी 3 फर्नेस अभी ऑपरेशनल है, और पिछला महीना लगभग 5 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ। 2021 के बाद पहली बार है ये होना, तो बहुत हो रहा है। अभी भी थोड़े थोड़े मुश्किल हैं, परमानेंट सीएमडी आना है, लीडरशिप टीम आना है, मगर मेरा उम्मीद है कि और अच्छा चलेगा स्टील प्लांट। तो वो पहला वाला आप टिक कर सकते हो। दूसरा था रेलवे जोन एस्टैब्लिश करना, और लगभग 100 साल से जो वॉल्टर डिवीज़न वहाँ है वो रिटेन करना है। तो अभी कैबिनेट में भी वो डिसीजन हो गया। रेलवे मंत्री जी भी बोल दिए कि वॉल्टर डिवीज़न अभी रेलवे साउथ कोस्टल रेलवे जोन में रिटेन होगा। और अभी एक 2-3 हफ्ते पहले जनरल मैनेजर भी एलोकेट हुए, संदीप माथुर जी। तो रेलवे जोन का कैंपस का टेंडर भी अभी कॉल हुए एंड कंस्ट्रक्शन अभी शुरू होने वाला है। तो रेलवे जोन भी आप टिक कर सकते हो। सो दो प्रोमिसेस अब तक हो गए। 2 में 7। अभी बाकी 5 में क्लिनलीनेस, पोल्यूशन मैनेजमेंट, उसके बारे में बात किए थे। और अभी क्लिनलीनेस में इस बार हम एक कैटेगरी में नंबर 1 अवार्ड पूरा देश में हमको मिला है, जो सैनिटेशन वर्कर्स का अवार्ड था। और बाकी कैटेगरीज़ में भी हम ज़्यादा तक अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ड्रेन्स कैसे क्लीन करना है, रोड्स को क्लीन कैसे करना है, पार्क्स को कैसे क्लीन करना है। तो पोल्यूशन और क्लीनलीनेस में भी और इम्प्रूवमेंट होने वाला है। तो वो मैं अभी पूरा हो गया नहीं बोल सकता हूँ, मगर अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। तो वो 3। 4 था पोलवरम प्रोजेक्ट को पूरा करना, और वो पानी लेफ्ट कैनाल से नॉर्थ आंध्रा, उत्तर आंध्रा के लिए, और वो एग्रीकल्चर के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है, ड्रिंकिंग के लिए है। और वो पोलवरम अभी सीएम साहब तो बहुत स्पीड में कर रहे हैं, और केंद्र जल शक्ति मंत्री भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही है। तो पोलवरम तो हो जाएगा शायद 2028 तक। तो वो 4। 5 था पहले वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट में ये लॉ एंड ऑर्डर का मेजर इशू था, और लैंड कब्जा करना था, और ये सब बहुत लोग बहुत डर में रहते थे। तो हम बोले कि अभी कुछ डर नहीं होने चाहिए, लैंड ग्रैबर्स को हम ही पकड़ेंगे, क्राइम को कम करेंगे। तो अभी पुलिस कमिश्नर उसी इशू में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। राउडी शीटर सब के ऊपर नया केसेस कुछ हुआ तो नहीं तो रिमांड में लेना, सीसीटीवी कैमराज इम्प्रूव करना। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत कुछ कंट्रोल हुआ है, मगर समाज ऐसा हो गया है कि प्रॉब्लम ओवरनाइट नहीं जाएगा। ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुए थे। उसका अभी आंध्र प्रदेश में जो पहले गवर्नमेंट में प्रोडक्शन थोड़े थोड़े ये हिली एरियाज़ में होता था, अभी वो ड्रोन्स इस्तेमाल करके वो पूरा हम बंद कर दिए। मगर बाकी बॉर्डर्स से नहीं तो बाकी स्टेट्स में कुछ हो रहा है, तो वो अभी तक 0 नहीं हुआ, मगर कम हुआ है। तो वो 5। अभी 6 बहुत बड़ा इशू है, वो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सब लोग को चाहते हैं कि उनको जॉब्स मिलना है। तो मेरा प्रॉमिस था कि विशाखापट्टनम में 1 लाख नया जॉब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के द्वारा हम कर सकते हैं। तो अभी उसमें ऑलरेडी तो मेरा काम बहुत उसको राष्ट्र सरकार के वजह से बहुत इजी हो गया, क्योंकि स्टेट आईटी और एजुकेशन मिनिस्टर और कैबिनेट सब कमिटी ऑफ जॉब क्रिएशन में अभी 5 मेजर इन्वेस्टमेंट विशाखापट्टनम को ऑलरेडी ऑफिशियली अनाउंस हुआ।
और पहले जो लुलु मॉल है वो भी आ रहे हैं। अभी ये 5 नए वाले हैं। एक TCS, वो अभी 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं और मिनिमम 10,000 जॉब्स क्रिएट करेंगे। और दूसरा है CTS, एंड वो लोग शायद 8,000 जॉब्स। और ANSR एक GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लगाएगा। और 7वां एक मिक्स्ड यूज़ रियल एस्टेट डेवलपर है जो बैंगलोर से आ रहे हैं, उनको एक 25-30 एकड़ का लैंड हम दे रहे हैं और वहाँ 25,000 पीपल का जॉब क्रिएशन होगा। और सबसे बड़ा 5वां है गूगल का इन्वेस्टमेंट। US के बाहर सबसे बड़ा डेटा क्लाउड सेंटर अभी विशाखापट्टनम में आने वाला है। $6 बिलियन, 50,000 करोड़, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और ये सिर्फ मेरे पार्लियामेंट में है। और इसके साइड में और थोड़ा स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स तो ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि 5 साल भी नहीं लगेगा ये जॉब क्रिएट करने के लिए। और टूरिज़्म भी हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो वो 6 है। एंड आखिरी 7 है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो छोटे रोड कनेक्शंस जो है वो हो रहे हैं। एयरपोर्ट अभी 1 साल में हो जाएगा भोगापुरम में, वो नॉर्थ में है। उसके लिए अभी 15 रोड्स, हम कनेक्टर रोड्स ये 1 साल में हो जाएंगे। और बड़ा प्रोजेक्ट है मेट्रो, एंड मेट्रो एक डबल डेकर होने वाला है, 34 किलोमीटर्स मेन स्ट्रेच और उसके नीचे 20 किलोमीटर में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। तो वो एक 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो अभी फंडिंग का टाई अप केंद्र सरकार से हम अभी बात कर रहे हैं, मगर हम कॉन्फिडेंट हैं कि वो भी हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी टेंडर्स तक आ गए, DPR हो गया और मेट्रो भी हो जाएगा। तो हर साथ में इधर काम पूरा हो गया, नहीं तो आधा तक आ गया, अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। तो ये 7 अगर हम देखेंगे तो ये अच्छा है। मगर मेरा दृष्टि और एजुकेशन में है, हेल्थ केयर में है। सबके आरोग्य अच्छा होना चाहिए और विद्या भी अच्छा होना चाहिए। तो स्कूल्स को कैसे हम स्ट्रेंथन करेंगे, कॉलेजेस को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, और हेल्थ केयर भी सबको कैसा हम अवेलेबल करेंगे। तो वो ये 7 प्रॉमिसेस में नहीं है, मगर उसके ऊपर तो काम कर रहा हूँ। मतलब 7 प्रॉमिसेस के अलावा अब आपके कुछ और भी टारगेट एरियाज़ हैं जिस पर आप काम कर रहे हो। आपने कहा कि हेल्थ पर मैं फोकस कर रहा हूँ। अगर बात करें जो 2025 में योग दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसका जो केंद्र बिंदु रहा वो विशाखापट्टनम रहा, यानी कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ से पूरे देश ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योगाभ्यास एक साथ किया, पूरे विश्व ने, मैं कहूँ। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पहली बार ये नज़ारा विशाखापट्टनम में देखने को मिला, जहाँ एक तरफ समुद्र की कलकल बहती लहरें थी और साथ में योग की शांति के साथ एक संदेश भी था, और आरोग्य की ओर संदेश तो बढ़ ही रहा था, लेकिन साथ साथ एक कदम और भी था कि हम अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं। वो एक्सपीरियंस मैं समझना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा एक्सरसाइज था, क्योंकि गोल था कि पिछला जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक ही बार योगा टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन शायद गुजरात में हुआ था, 1,80,000 और लगभग। हम टारगेट लगाए कि मिनिमम 3 लाख करेंगे, 5 लाख तक अगर होगा तो करेंगे। तो बहुत मेजर लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज था, और वो पूरा बीच रोड में शुरू हुआ, RK बीच में, जहाँ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब लोग किए, और बीमली तक ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर स्ट्रेच रोड में पूरा लगा दिए, और रोड के बाजू में जो भी बड़े ग्राउंड है वहाँ भी लगा दिए। एंड अभी प्रॉब्लम है कि अगर योगा सेशन सुबह 7 बजे को स्टार्ट होना है तो लोगों को वहाँ कैसे लेके आएंगे, और कहाँ कब शुरू होंगे, कैसे। अगर बस में लेके आना है तो बस के ऊपर कब चढ़ना है, बस कब स्टार्ट होना है, ड्रॉप ऑफ कब करेगा, पार्किंग कहाँ होगा। बहुत बड़ा एक्सरसाइज था, और मुझे ये बहुत खुशी है कि लोगों ने वॉलंटरीली रिस्पॉन्ड हुए, को कुछ फोर्स नहीं करना था। सब लोग को हम रीच आउट किए, बोले कि योगा बहुत अच्छा है, और पहले 10 दिन 1 महीना के लिए योगा सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस, ट्रेनिंग ये सब लगाए हैं। मगर जब वो दिन 1:30 बजे 2 बजे रात को लोग उठ गए और अभी बस के पास आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी लगा कि वॉलंटरी रिस्पॉन्स सिटीजन से आ रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि गिनीज रिकॉर्ड 3 लाख पार किए हम, और अभी देखेंगे कौन उसको बीट करेगा। मगर प्रधानमंत्री जी भी बहुत खुश थे, और वहाँ भी बात किए थे, और बाद में यहाँ
दिल्ली में भी बात किए हैं। हमारा उम्मीद है कि ये लोग जो अभी योगा वो दिन किए थे, सिर्फ वो दिन नहीं मगर उनके लाइफ में योगा एक भाग होना चाहिए, क्योंकि योगा जो हेल्थ बेनिफिट्स, मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स देती है, शायद और कुछ एक्सरसाइज फॉर्म में ऐसा नहीं आता है। तो इट्स वेरी गुड टू रिलिव आवर हिस्ट्री एंड मे बी करता रहता हूँ योगा। रोज़ नहीं करता हूँ मगर करता रहता हूँ। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। योगा करना बहुत आवश्यक है और आप भी इसे अपने जीवन में अपना रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में महिलाओं के उत्थान की, तो आप उसके लिए भी आपने काफ़ी काम किए हैं। जब मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आई थी उस दौरान आपने कई स्पोर्ट्स पर्सन्स को मोटिवेट किया, जिस दौरान ऐसी महिलाएं भी थी जिसमें से एक महिला तो लगभग 45 वर्ष से ज़्यादा थी, जिन्हें आपने एक समुद्र के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए हरी झंडी भी दिखाई और उन्होंने बहुत सक्सेसफुली उस टास्क को किया भी। इस तरीके से आप किस तरीके से और यूथ और महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आगे आएँ? विशाखापट्टनम में काम हम बाद में बात करेंगे। पहले आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि स्पोर्ट्स को एनकरेज करना है और अभी एक स्पोर्ट्स पॉलिसी आया है जो हर एक लेवल में ओलंपिक्स लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो भी चैम्पियनशिप जीतता है उनको एक प्राइज़ मनी और रिवॉर्ड का सिस्टम लगा दिया है। ओलंपिक्स जो जीते हैं उनको शायद 7 करोड़ 10 करोड़ भी देंगे, मगर एशियन चैम्पियनशिप, इंडियन चैम्पियनशिप, तो अभी उसमें बहुत लोग एलिजिबल भी बन गए। एक यंग एथलीट आप बोल रहे श्यामला जी को जो स्विमिंग किए हैं, मगर एक बहुत यंग हर्डल स्प्रिंटर है ज्योति यारा जी, वो भी विशाखापट्टनम से है। जस्ट रिसेंटली एशियन गोल्ड चैम्पियनशिप भी जीती थी। तो अभी उनको गवर्नमेंट जॉब का कुछ सिक्योरिटी, नहीं तो कुछ प्लॉट ऑफ लैंड, नहीं तो कुछ कैश रिवॉर्ड अभी मिलने वाला है। तो हम बहुत कुछ सिर्फ महिला के लिए, सब लोग के लिए, दिव्यांग के लिए, मेल्स के लिए भी हम स्पोर्ट्स एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के बेनिफिट सिर्फ अवार्ड्स नहीं है। क्योंकि आज ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो ज़्यादा हो रहा है समाज में, अगर हम फिज़िकली एक्टिव हैं, टीम स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, तो वो मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। तो वी आर इंकरेजिंग इट इन अ बिग वे। और विशाखापट्टनम में हम अभी केंद्र सरकार हेल्प से खेलो इंडिया स्कीम में अभी स्टेडियम डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कॉम्पिटिशन्स भी अभी विशाखापट्टनम में लगाने की और हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि ये 4 साल में और डेवलपमेंट्स आप देखेंगे। 5 साल में से 1 साल के आपने पूरे कार्य के ब्यौरे को बताया कि आपने क्या क्या किया है, आगे आप क्या क्या करना चाहते हैं। अगर अब तक आप खुद को अगर रिपोर्ट कार्ड में रेट करेंगे तो आपको क्या रेट करेंगे खुद को? शायद 6.5-7 बीच में, 10 में। और क्या लगता है कि आने वाले काल में कौन कौन से मुद्दे आप संसद तक लेकर आने वाले हैं? जैसा कि हमने कहा मॉनसून सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र में आपके कई मुद्दे होंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये सत्र नहीं चल पा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि बहुत सी जनता की उम्मीदों को आप यहाँ लेकर आते हैं, लेकिन जब यहाँ पर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मन में क्या आता है? आई थिंक 2 तरह की इशू रहते हैं। एक जो हमको रिप्रेजेंटेशंस आते हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, और उसको हम स्टडी करते हैं और उसके बाद यहाँ जब दिल्ली पार्लियामेंट को आते हैं, मंत्री को मिलते हैं और उनको पूछते हैं कि इसको रिजॉल्व करना है। दूसरा है कि अगर हम वी सिट बैक और सोचते हैं देश के लिए क्या करना है, अगर क्या करेंगे तो देश और आगे बढ़ेगा। तो मुझे भी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है, तो उसमें कुछ पॉलिसी चेंज अगर हो सकता है तो वो सजेशंस देना। और मैं कॉमर्स स्टैंडिंग कमेटी में हूँ, अभी वो कमेटी में बहुत अच्छे डिस्कशन हो रहे हैं, तो वो इश्यूज़ में भी थोड़ा रिसर्च करना। तो ये करते रहता हूँ, मगर मुश्किल है पहली बार सांसद बनना, कॉन्स्टिट्यूंसी का इशू मैनेज करना, पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस अच्छा करना, मगर मुझे वो पसंद है और अच्छा टीम भी है, टीम के साथ मिलके काम कर रहे हैं। मेरा सोच है कि पूरा काम एक आदमी नहीं कर सकता है, डेलीगेट करना चाहिए। तो अगर आप अच्छा टीम बिल्ड करेंगे तो ज़्यादा इश्यूज आप टेक ऑन कर सकते हैं, तो ऐसा हम बैलेंस करेंगे। भरत जी, पहली बार सांसद बनकर यहाँ तक पहुँचने की खुशी अलग होती है, लेकिन जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आते हैं, बहुत से सवाल होंगे आपके जो आपको क्वेश्चन आवर में पूछने होंगे, लेकिन जब सत्र नहीं चलता तो मन में किस तरह की बातें आती हैं? कैसे देखते हैं आप? कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सांसद की यहाँ तक आकर अपनी बात रखना, लेकिन जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं होती, उस चीज़ को आप, उस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? दुख लगता है, फ्रस्ट्रेशन लगता है,
क्योंकि ये बहुत वैल्यूबल समय है और सब लोगों का है। अभी क्वेश्चनर आप बोले हैं, क्वेश्चनर तो सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट का नहीं है, सब लोग को, रूलिंग गवर्नमेंट का एमपीज़, ऑपोजिशन का एमपीज़ अभी प्रश्न पूछने की ये वो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जब क्वेश्चन आवर कैंसिल हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, मगर मैं नहीं बोल सकता हूँ कि अभी ऑपोजिशन गलत कर रही है, क्योंकि पिछला 15-20 साल में जो जब भी कुछ मुद्दा आता है तो ऐसा प्रोटेस्ट करना, हाउस को रनिंग स्टॉप करना होते रहता है। तो ये अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि सब लोग जो भी करना है प्रोटेस्ट बाहर करो और पार्लियामेंट में इश्यूज़ के बारे में बात करो, क्योंकि लोग आपके बात सुनने के लिए टीवी देख रहे हैं, प्रोटेस्ट देखने के लिए नहीं। तो इट्स अनफॉर्चुनेट। तो कोई एक आगे कदम लगाना चाहिए कि हम हाउस को चलने देंगे, और अभी वो जिम्मेदारी अपोजिशन के ऊपर है, क्योंकि गवर्नमेंट तैयार है। मगर अपोजिशन बोलेगी कि तब हम गवर्नमेंट में थे, आप ऐसे किए, तो ऐसा कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए ना। हम एक बार प्रोटेस्ट किए तो आप 5 बार, और आप 5 करें तो हम 10, तो कहाँ रुकेगा? ये अच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी हमसे बातचीत करने के लिए, और हम आपको निश्चित रूप से शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले ये जो 4 वर्ष हैं आप अपने संसदीय क्षेत्र में खूब तरक्की लेकर आएंगे और एक बड़ा बदलाव नज़र आएगा। Thank you. बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम से टीडीपी से सांसद श्री भरत, जिनका ये कहना है कि निश्चित रूप से जो लक्ष्य तय किए थे वो लक्ष्य काफ़ी हद तक पूरे किए जा चुके हैं और आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव दिखेगा वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम में। कैमरा पर्सन पतिराम और कैमरा असिस्टेंट आलोक के साथ दीक्षा कोहली, संसद टीवी।